अपन बात करेंगे ईआर मॉडल की, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये डेटाबेस डिजाइन के अंदर काम में आने वाला हाई लेवल मॉडल है, जिसके द्वारा अपन डेटाबेस डिजाइन का काम करते हैं। जो फाइनल आउटपुट होता है ईआर डायग्राम का, वह एक स्कीमा होती है डेटाबेस की। ओवरऑल जो डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें एक टेबल बनानी है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट टेबल में हम क्या क्या चीजें जोड़ेंगे? एक तो स्टूडेंट का नाम जोड़ेंगे, उसकी एज जोड़ेंगे, उसकी क्लास जोड़ेंगे, है ना, और उसकी आईडी जोड़ेंगे। तो जब हम इसे एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ले आते हैं और इनके डेटा टाइप को डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? टेबल। और जो हमने इसके लिए स्कीम काम में ली है, जो तरीका काम में लिया है, जैसे हमने एक कॉलम का नाम रखा है स्टूडेंट नेम, और उसका डेटा टाइप कैसा होगा? नाम न्यूमेरिकल तो होता नहीं है, तो नाम अल्फाबेटिकल होता है, तो हम उसको कैरेक्टर टाइप में लेंगे। इसी तरीके से उसकी क्लास जो है वो कैरेक्टर टाइप में आएगी, उसका फोन नंबर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने उसके कॉलम्स के नाम और जो उनका डेटा टाइप डिफाइन किया, और उनके बीच में आगे जाके क्या क्या रिलेशनशिप बनेंगी, इन सबको जब अपन डिफाइन करते हैं, अपन तैयार करते हैं, तो उसके अंदर ये ईआर मॉडल जो है बहुत अच्छी हेल्प करता है। अब ये तो अपन ने एक बात की थी टेबल की, स्टूडेंट टेबल की। अब जो स्टूडेंट टेबल है वो किसी और टेबल के साथ रिलेशन भी कर सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का डेटा और जगह भी काम आ सकता है। तो अपन एग्जाम्पल के लिए इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग क्लासेज हैं, उनके अलग अलग टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं। तो इस तरीके से एक सिनेरियो अपन काम में ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है उसको हम डेटाबेस नाम देंगे। क्यों नाम देंगे? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स, क्लास, लैब, इनकी अलग अलग सूचनाएं एकत्रित होंगी, जिनको हम टेबल्स का नाम देंगे, जैसे स्टूडेंट टेबल, क्लास की टेबल, प्रोफेसर्स की टेबल, डिपार्टमेंट की टेबल, लैब की टेबल। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये मैं केवल आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, हम आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे इस चीज को। तो डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस होती है बंच ऑफ टेबल्स जो आपस में रिलेटेड होती हैं। तो जो ईआर डायग्राम है वो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन टूल है और एक हाई लेवल मॉडल है। इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहें साथ ही साथ, क्योंकि इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। तो ये जो टूल है ये हमारे को डेटाबेस की रिलेशनशिप, मतलब डेटा के बीच में रिलेशनशिप और उसके कॉन्स्ट्रेंट आदि को डिफाइन करने के काम में आता है। जो मेन कंपोनेंट है ईआर मॉडल के, वो है एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट। जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डेटा के रिलेशनशिप, डेटा के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको हम डिफाइन करते हैं। कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन के लिए सबसे पहले हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता है और उसके लिए कैसा डेटा हमें डिजाइन करना पड़ेगा। जो फाइनल जो इसका आउटपुट होता है वो होती है कॉन्सेप्चुअल डेटा डिक्शनरी, या कहेंगे हम डेटाबेस स्कीमा। जो फाइनल आउटपुट होता है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन का, वो होता है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के लिए दो तरीके के पर्सपेक्टिव्स हैं, एक तो है टॉप डाउन और एक है बॉटम अप। सिंपली अपन इसको समझना चाहें तो जब हम किसी फ्रेश सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उससे संबंधित सारी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद ये डिसीजन लेंगे कि हमें कैसी डेटाबेस डिजाइन करनी है। और यदि ऑलरेडी कोई जो है डेटा मॉडल तैयार है या इंफॉर्मेशन तैयार है, उससे यदि हम मॉडिफाई करके और उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो जो अप्रोच है वो कहलाती है बॉटम अप, और पहली वाली अप्रोच कहलाती है टॉप डाउन। तो जो ईआर मॉडल है वो टॉप डाउन अप्रोच है डेटाबेस डिजाइन के लिए। तो अब आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो, एक तो ये हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल मॉडल है,
दूसरा ये टॉप डाउन अप्रोच को काम में लेता है। तीसरा ईआर डायग्राम जो है वो कॉन्सेप्चुअली हमें डेटाबेस डिजाइन तैयार करने में हेल्प करता है। चौथा ये एक ग्राफिकल टूल है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा ईआर डायग्राम जो है वो बेसिकली तीन चीजें काम में लेता है: एंटिटीज, रिलेशनशिप और एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स। इसके लिए दो मॉडल डिफाइन है, एक तो चेन मॉडल है, एक क्राउन्स मॉडल है। ठीक है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे आगे चल के। अब जो चेन नोटेशन है उसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जो रेक्टेंगल है ये दिखाएगा हमारी एंटिटी, और ये डायमंड दिखाएगा अपन को रिलेशनशिप, और ये दिखाएगा अपन को एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी हो गई, उसके एट्रीब्यूट हो गए, स्टूडेंट का नाम हो गया, उसकी क्लास हो गई, उसका फोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ये सभी क्या आ जाएंगे? एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे किसके? स्टूडेंट एंटिटी। ऐसे ही दूसरी एंटिटी है टीचर, तो टीचर के एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे? उनका नाम हो जाएगा, उनका डिपार्टमेंट हो जाएगा, उनका सब्जेक्ट हो जाएगा, उनकी क्लास हो जाएगी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। और जब हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहेंगे, स्टूडेंट को टीचर्स के साथ में, तो हम बीच में ये डायमंड लगा देंगे। तो एंटिटी में क्या क्या आ सकता है? पर्सन आ सकता है, पैलेस आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, इवेंट आ सकता है, ये सारी चीजें हमारी एंटिटी के अंदर आ सकती है, और उसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स में आएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे चेन नोटेशन की। यहीं पे ही क्रोज की अगर नोटेशन देखें तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो रिलेशनशिप है वो लाइन के द्वारा दिखाई जाती है, और एट्रीब्यूट्स जो है वो लिस्ट के रूप में एंटिटी के नीचे ही दिखा दिए जाते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है क्राउ की नोटेशन, जो है क्राउ फूड की नोटेशन। तो अब अपन देखते हैं एंटिटीज के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर्सन जैसे एम्प्लॉय, स्टूडेंट, और स्टोर, वेयर हाउस ये पैलेस हो गए, मशीन, प्रोडक्ट, कार ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, इवेंट, सेल, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, और कॉन्सेप्ट के बेस पे अकाउंट और कोर्सेज हो गए। अकाउंट जैसे अगर अपन एंटिटी बनाते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, एक तो अकाउंट नंबर हो गया, दूसरा अकाउंट का टाइप हो गया, तीसरा अकाउंट का ओनर हो गया, चौथा अकाउंट ओपनिंग डेट हो गया, पांचवा अकाउंट का करंट स्टेटस हो गया, है ना, तो अमाउंट हो गया। ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? किसी भी एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कहेंगे। जैसे स्टूडेंट एंटिटी के स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, होम एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाएंगी? उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। लेकिन इसमें विशेषताएं क्या है कि एक तो जो है एट्रीब्यूट वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम वैल्यू वाला या सिमिलर वैल्यू वाला कोई एट्रीब्यूट है तो भी उसका नाम जो है वो हमें यूनिक ही रखना है, उसमें कोई समानता नहीं होनी चाहिए। अब एट्रीब्यूट्स की जब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एट्रीब्यूट्स को, तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, उससे अपन पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल ईआर डायग्राम यदि हमें डिजाइन करना है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे मैंने आपको कुछ डायग्राम्स, शेप्स दिखाए हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रदर्शित किए हैं। तो ये अपना एंटिटी का हुआ, और ये जो डबल लाइन का है ये वीक एंटिटी का डायग्राम है, सॉरी सिंबल है। वीक एंटिटी मतलब ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड हो, उसको अपन वीक एंटिटी कहेंगे। ये एट्रीब्यूट का सिंबल है, और ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का सिंबल है। इन चीजों को आप नोट करते रहे, नोट्स में भी ये लगा रखे हैं मैंने। ये जो है ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट से मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव हो रहा हो, किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो रहा हो, जैसे कि एज। अगर हमारे पास में दो एट्रीब्यूट हैं, एक एट्रीब्यूट है एज, तो ये किससे ड्राइव होगा? ये ड्राइव होगा डेट ऑफ बर्थ से, दूसरे एट्रीब्यूट से। तो हम ऐसे एट्रीब्यूट को डबल और डैश लाइन के एक्लिस्ट में रखेंगे। तो ये वीक एंटिटी सेट हुआ। वीक एंटिटी के अंदर जो है डबल लाइन होगी।
ये सारी चीजें अच्छा, ये रिलेशनशिप के लिए है और ये कनेक्ट करने के काम में आ रहा है, जो अपन ने दो मॉडल पहले देखे थे, क्रो और क्रोज और चैन के मॉडल के अंदर जो काम में आए थे। तो अब अपन इससे एक ईआर डायग्राम बना के देखते हैं। तो ईआर डायग्राम बनाने के लिए अपन सबसे पहले एक एंटिटी ले लेते हैं और उस एंटिटी का नाम रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट एंटिटी हुई और इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अपन डिफाइन कर देते हैं। एक तो उसका नाम हो गया, एक उसकी एज हो गई, एक उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, एक उसकी क्लास हो गई। हाँ, सब्जेक्ट ले लेते हैं क्लास की जगह, और चलो नाम देते हैं स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज और डेट ऑफ बर्थ। अब ये अपन ने एक मोटा मोटा ईआर डायग्राम डिजाइन कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इनको आपस में रिलेट कर देता हूं। तो ये अपना एक लेवल का अभी ईआर डायग्राम बना है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा ईआर डायग्राम और बनाता हूँ। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, अब टीचर्स के लिए जो है एक ईआर डायग्राम बना देंगे ऐसा ही। तो इसमें दे दिया टीचर, टीचर टीचर का नाम आ जाएगा, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने दोनों तरफ के जो है डायग्राम्स तैयार कर लिए हैं। अब अपन को क्या करना है, इनके बीच में अपन अगर रिलेशनशिप बनाना चाहें तो उसके लिए अपन एक डायमंड शेप जो है वो इंसर्ट कर देंगे और डिफाइन कर देंगे कि ये जो चीज है, ये जो एंटिटी है, ये रिलेट कर रही है किससे, दूसरी वाली एंटिटी से। ठीक है, तो इस डायमंड को इस ए से भी अपन डोनेट कर देते हैं। अब देखिए, ये एक मोटा मोटा अपना यह डायग्राम समझने के लिए अपन ने बना दिया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के रूप में। तो जब अपन इनकी टेबल बनाएंगे तो उसके कॉलम कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे स्टूडेंट, टेबल का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट, डेटाबेस का नाम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट अपन ने टेबल का नाम दे दिया, उसमें पहला कॉलम बना दिया नेम का, दूसरा बना दिया एड्रेस का, तीसरा एज का, चौथा डीओबी का, और ये पांचवा मोबाइल नंबर का। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एक टेबल बनाई टीचर, उसमें नाम, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, डीओबी और मोबाइल नंबर, ये अपन ने दोनों बना दिए। अब देखो, अभी जो है इसमें बहुत बड़ी कमी जो है वो है, जैसे हमने पहली टेबल बनाई स्टूडेंट और उसके कॉलम बना दिए अपन ने नेम, एड्रेस और एज, डीओबी और मोबाइल नंबर। ऐसे ही दूसरी अपन ने टेबल बना दी टीचर और उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कॉलम्स जो बन गए वो बन गया, नेम बन गया, डिपार्टमेंट बन गया, सब्जेक्ट बन गया, डीओबी बन गई और मोबाइल
नंबर बन गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी कैसे? अगर प्रैक्टिकली अपन देखें तो स्टूडेंट के अंदर मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, तो इसमें यह संभावना है कि सुरेश नाम के 2 या 3 स्टूडेंट हो, सेम क्लास में भी हो सकते हैं या अलग क्लास में भी हो सकते हैं, और उनका जो है अलग अलग टीचर्स के साथ में संबंध हो। तो पर्टिकुलर अगर हमें केवल एक ही स्टूडेंट की सही इंफॉर्मेशन यदि हमें देखनी होगी, तो उसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट की आवश्यकता है, और वो एट्रीब्यूट क्या होगा? उसकी आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर देता हूँ? एस आई डी, एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देंगे, स्टूडेंट आईडी। इसी तरीके से जो है अपन टीचर को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एट्रीब्यूट यहाँ पे जोड़ेंगे, वो है टी आई डी। लेकिन अब यह ध्यान देने की बात यहाँ है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्लियर कट ये पता करना चाहिए कि कौन सा एट्रीब्यूट कैसा है। तो ये जो एट्रीब्यूट है जो पूरे रिकॉर्ड के लिए यूनिक है, एक स्टूडेंट के लिए यूनिक है, ये हमेशा अंडरलाइन होगा। ये कैसा होगा? हमेशा अंडरलाइन होगा। उसका रीजन क्या है कि ये यूनिकली ये बताएगा कि ये एक की है, एक की एट्रीब्यूट है, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये अपना मामला सेट हो गया, और ये एक समझने के लिए हमने एक ईआर डायग्राम को डेटाबेस स्कीमा के अंदर दो टेबल्स के रूप में डिस्क्राइब कर दिया। तो अब जो इस डायग्राम के अंदर एस आई डी और टी आई डी है, इनको हम कैसा एट्रीब्यूट कहेंगे? इनको हम कहेंगे की एट्रीब्यूट, क्योंकि इससे हम पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जिसके अंदर अंडरलाइन काम में आ रही हो, उनको अपन क्या कहेंगे? की एट्रीब्यूट। दूसरा जो अगर कोई एट्रीब्यूट अपन को इसमें नजर आ रहा है, तो वो आ रहा है यदि नेम को अपन एड्रेस के साथ में एक्सेस करें, मतलब इन दोनों को एक साथ एक्सेस करें, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं काफी हद तक। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। नोट करते जाएं इन चीजों को। अब अगर मान लीजिए कि ये जो मोबाइल नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है, इसमें तो सिंगल मोबाइल नंबर ही आएंगे। ऐसा भी संभव है कि किसी के पास में एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो, तो हम क्या करेंगे? फिर इस एट्रीब्यूट को डबल लाइन के अंदर शो करेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इसके अंदर एट्रीब्यूट है एज। तो जो एज एट्रीब्यूट है वो ड्राइव किससे हो रहा है? डीओबी से। ऑटो कैलकुलेट हो सकता है, क्यों? तो ये जो एट्रीब्यूट है ये हमेशा डैश लाइन के अंदर, डैश इसकी जो लाइन रहेगी उसमें डैश रहेंगे। ये जो एट्रीब्यूट है ये डैश के रूप में प्रदर्शित होगा, इसकी आउटर लाइन जो है वो डैश में लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप एंटिटी और उनके एट्रीब्यूट्स के बीच में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप होती है वो होती है वन टू वन रिलेशनशिप होती है, वन टू मेनी रिलेशनशिप होती है, और मेनी टू वन होती है, मेनी टू मेनी होती है। तो वन टू वन रिलेशनशिप का अगर अपन एग्जांपल देखें, तो आपके पास में पैन कार्ड है ना? तो एक पर्सन के पास में एक ही पैन कार्ड होता है, तो ये रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी? वन टू वन रिलेशनशिप हो जाएगी। ऐसे ही जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ऑथर और बुक, तो ये कैसी रिलेशनशिप है? ये मेनी टू मेनी, सॉरी, वन टू मेनी रिलेशनशिप है, क्योंकि एक ऑथर जो है वो कई सारी बुक्स का राइटर हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी? वन टू मैनी रिलेशनशिप होगी। ऐसे ही एक और अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें वन टू मैनी का, तो आप शॉपिंग करते हैं, तो आप हुए कस्टमर। एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर दे सकता है, तो एक एंटिटी हुई ऑर्डर और एक एंटिटी हुई कस्टमर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगी वो बनेगी क्या? वन टू मैनी रिलेशनशिप। तीसरी जो रिलेशनशिप बनती है वो बनती है मैनी टू वन। मैनी टू वन को जनरली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो आप यूँ समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एक एंटिटी हुई कॉलेज और एक एंटिटी हुई स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट का संबंध जब एक एंटिटी से बन रहा है तो वो क्या कहलाएगी? मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाएगी।
अब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अगर अपन देखें तो एक होती है यूनरी, दूसरी होती है बाइनरी, तीसरी होती है टर्नरी। मतलब यदि किसी एंटिटी का रिलेशन किसी दूसरी एंटिटी से नहीं बन के खुद से ही बन रहा हो तो हम उसे कहते हैं यूनरी। यदि दो एंटिटीज के मध्य में रिलेशनशिप है तो हम उसे कहेंगे बाइनरी, और तीन के बीच में है तो हम उसे कहेंगे टर्नरी। ये तीन प्रकार की डिग्री होती है रिलेशनशिप की। फिर अपने पास में आता है कार्डिनलिटी और कनेक्टिविटी। तो रिलेशनशिप जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया था, चार टाइप की थी, वन टू वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। लेकिन मैंने आपसे कहा था मैनी टू वन को अपन जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना कई तरीके की रिडंडेंसी को जनरेट कर देता है डेटा की। अब कार्डिनलिटी को अगर अपन देखते हैं तो देखो, अगर इस तरफ मान लीजिए स्टूडेंट है और इस तरफ टीचर है, या इस तरफ टीचर है और इस तरफ क्लास है। एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका एक। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक तरफ प्रोफेसर है, रिलेशनशिप बन रही है टीचर की किसके, क्लास के साथ में। तो एक टीचर कितनी क्लासेज लेता है, ये उसकी क्या हो गई, कार्डिनलिटी हो गई। ये तो कनेक्शन हुआ। कनेक्शन कैसा बना इसका, एक प्रोफेसर का कनेक्शन कई क्लासों के साथ हो सकता है, एक प्रोफेसर कई क्लास के अंदर जो है वो लेक्चर दे सकता है। अब मान लीजिए कि अगर टीचर की तरफ से देखें तो टीचर एक है, प्रोफेसर एक है, और वो जो है वो चार क्लासेज लेता है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एक चार। और अगर क्लास की तरफ से देखें तो एक क्लास जो है वो एक ही टीचर या प्रोफेसर ले सकता है, इसलिए उसकी हो जाएगी वन ऑफ वन। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो, आपको डायग्राम में अंतर दिख रहा होगा। ये तो हम अभी बनाया, एक सिंपल डायग्राम बनाया था, वही है। लेकिन अगर अपन इसको फुट के फार्मूले से देखें तो ये वन टू मैनी के लिए ऐसी लाइन काम में लेते हैं, और केवल वन के लिए ये खड़ी लाइन काम में लेते हैं। ये कोई अंतर नहीं है, वैसे जनरली यही जो है अपन डायग्राम काम में लेते, यही तरीका हम काम में लेते हैं। तो ये चेन का मॉडल है, वन और एम लाइन के द्वारा प्रदर्शित होगा। क्राउज फुट का वन के लिए इस तरीके से, मैनी के लिए इस तरीके से, वन और मैनी के लिए इस तरीके से। ये सारे आप नोट कर सकते हैं, बाकी ये समझने के लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जनरली चेन का मॉडल ही काम में आता है। तो ये बाइनरी रिलेशनशिप यहाँ पे अपन को दिखाई है। एक पेंटर है और उसकी पेंटिंग्स है। ठीक है। तो पेंटर एक होगा और वह कई सारी पेंटिंग्स बना सकता है, तो ये वन टू मैनी की रिलेशनशिप बनती है। और अगर हम इसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप ये देखो, ये तो पेंटिंग टेबल बना दी, पेंटिंग का टाइटल और पेंटर नम, ये प्राइमरी की है किसकी, इस टेबल की। तो ये दूसरी टेबल में, एक टेबल की प्राइमरी की जो होती है वो दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की कहलाती है। ठीक है। तो जो जो पेंटिंग्स जो है इस पेंटर ने बनाई है, रोज ने, उसके लिए हमने एक यूनिक नंबर दे रखा है यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसकी पेंटिंग्स हम निकाल के देख सकते हैं, 1 2 और 3। यानी यहाँ पे एक रो है जिसका इस टेबल में रिलेशन बन रहा है 3 रो के साथ में, इसलिए ये रिलेशनशिप कैसी हुई, वन टू मैनी की। अब अपन आ जाते हैं वन टू वन के ऊपर। एक प्रोफेसर जो है वो, यहाँ प्रोफेसर की जगह अपन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ले सकते हैं। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का या प्रोफेसर का एक डिपार्टमेंट के साथ ही कनेक्शन होता है, इसलिए ये रिलेशनशिप कहलाएगी वन टू वन। तो इसी टेबल में अगर देखें तो ये एम्प्लॉय का नंबर है जो प्राइमरी की है इसकी, उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट का कोड है, और डिपार्टमेंट का कोड क्या हो जाएगा, ये फॉरेन की होगी किसकी, इस डिपार्टमेंट टेबल की। इस डिपार्टमेंट टेबल की ये प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट कोड, तो इसके अंदर ये बन गई फॉरेन की। ठीक है। उसके बाद में प्रोफेसर का ऑफिस आ जाएगा, प्रोफेसर का एक्सटेंशन आ जाएगा, ये सारे फील्ड्स इसके अंदर आ गए। और डिपार्टमेंट में देखें तो डिपार्टमेंट का कोड आ गया, डिपार्टमेंट का नाम आ गया, स्कूल का कोड आ गया, एम्प्लॉय नम आ गया है। तो ये फॉरेन की है किसकी, इसकी। तो इस तरीके से ये वन टू वन रिलेशनशिप इंप्लीमेंट होती है। फिर अपन आ जाते हैं मैनी टू मैनी। तो मैंने आपको जैसे ही बताया, डेटा रिडंडेंसी बढ़ा देती है, तो हम जनरली इसको क्या है, अवॉइड करते हैं ऐसी को। जैसे स्टूडेंट और क्लासेज, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट ऑफ क्लासेज, जैसे एक स्टूडेंट है राम
तो वो कंप्यूटर की भी क्लास लेता है, अकाउंट्स की भी क्लास लेता है और डिजाइनिंग की भी क्लास लेता है। तो ऐसी ऐसे कई सारे स्टूडेंट कई सारी क्लासेस लेते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कैसी बनती है, मैनी टू मैनी या मैनी टू एन। तो ये उस रिलेशनशिप को अपन अगर समझना चाहें तो ये जो टेबल बनेगी इससे इसके द्वारा समझते हैं अपन। तो स्टूडेंट नंबर इस टेबल की प्राइमरी की हुई, स्टूडेंट का नाम और उसके क्लास का कोड। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे सेम स्टूडेंट जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है क्योंकि वो 3 अलग-अलग क्लासेज ले रहा है। तो एक तरफ एम आया मैनी। अब सेम वही चीज अगर अपन यहाँ पे देखें क्लास का कोड, तो क्लास का कोड यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ने वो क्लास लिए। तो यहाँ भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में बन रही है, इसको हम क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी या मैनी टू एन रिलेशनशिप। फिर अपन उसके बाद में आ जाते हैं वन टू मैनी। अगर इसको तोड़ना चाहें तो हम मैनी टू, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप को हम ब्रेक डाउन करके अलग अलग जो है टेबल्स बनाएंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित कर देंगे, जिससे वन टू मैनी की रिलेशनशिप हम अचीव कर पाए मैनी टू मैनी के जगह पे, ताकि डेटा रिडंडेंसी नहीं हो। ये ईएफ कोड का जो रूल है डेटाबेस डिजाइन का, यदि हम हमारी टेबल के अंदर यदि डेटा जो है बार बार रिडंडेंट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम ईएफ कोड के रूल के अनुसार हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मलाइजेशन होती है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी काम में आती हैं, जैसे जर्नलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। तो जर्नलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जब दो एंटिटीज के पास में कोई कॉमन एट्रीब्यूट्स हो, तो हम उन कॉमन एट्रीब्यूट से एक नई एंटिटी बना देते हैं और उससे उनके बीच में रिलेशनशिप जो बनती है वो जो है क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, जर्नलाइजेशन। और जो नई एंटिटी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, जर्नलाइज एंटिटी। जैसे यहाँ पर अपने पास में एग्जांपल है, 2 एंटिटी हैं, एक तो टीचर है एक स्टूडेंट। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ग्रेड को छोड़कर और यहाँ सैलरी को छोड़कर दोनों एट्रीब्यूट कॉमन है, नेम और एड्रेस। तो अब हमने क्या किया, इनको यहाँ से हटाया, स्टूडेंट के पास में केवल ग्रेड है और टीचर के पास में केवल सैलरी है, और इन दोनों की रिलेशनशिप हमने एक थर्ड एंटिटी, नई एंटिटी, जर्नलाइज एंटिटी बनाई, पर्सन, और उसके 2 एट्रीब्यूट बनाए, नेम एंड एड्रेस। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, जर्नलाइजेशन कहलाती है डीबीएमएस के अंदर। अब इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है कि जो जर्नलाइजेशन है, आप नोट कर लें, जर्नलाइजेशन है वो बॉटम अप अप्रोच है। वहां पे हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक लो लेवल की एंटिटीज को कंबाइन करके और एक हायर लेवल की नई एंटिटी बना देते हैं। आप नोट कर लें इस बात को, ये कैसी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच। मतलब हमारे पास में पहले से एंटिटीज थी, उनको तोड़कर हमने एक नई जर्नलाइज एंटिटी बना दी। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाया, जर्नलाइजेशन। और ये जो तरीका है ये क्या कहलाया, बॉटम अप अप्रोच कहलाई। अप्रोच कैसी कहलाई, बॉटम अप अप्रोच। अब जो दूसरा टॉपिक आता है अपने पास में वो आता है स्पेशलाइजेशन। तो जर्नलाइजेशन में तो हमने क्या किया था कि 2 एंटिटीज के कॉमन एट्रीब्यूट्स को अलग करके एक नई एंटिटी बना दी थी। तो ये हुई बॉटम अप अप्रोच। स्पेशलाइजेशन में हम क्या करेंगे, किसी एंटिटी को सब एंटिटीज में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास में पहले एंटिटी थी, वो थी क्या, एम्प्लॉय, और उसके एट्रीब्यूट से नेम और सैलरी। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय को उसके कैटेगरी के हिसाब से तोड़ दिया, जैसे टेक्नीशियन, इंजीनियर, अकाउंट्स, इस तरीके से, और नई एंटिटीज बना दी। तो ये जो मेन एंटिटी को, एक एंटिटी को सब एंटिटीज में डिवाइड करने का जो तरीका है ये क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन कहलाता है। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन जब हम किसी एंटिटी का करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उसका कौन सा एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो क्लासिफाई हो सकती है। जैसे अगर इसी स्पेशलाइजेशन की अपन मेन टेबल की बात करें तो एम्प्लॉय होगा, उसका नाम होगा, उसकी सैलरी होगी और उसका टाइप होगा एक एट्रीब्यूट। तो अब अगर अपन टाइप एट्रीब्यूट के देखें तो उसमें अलग अलग वैल्यूज काम में आएंगी। जैसे टेक्नीशियन जो है सर्विस का काम करता है, इंजीनियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, और अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट्स का काम करता है। तो
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट हो सकते हैं अलग अलग सेक्शंस के। तो ऐसा एट्रीब्यूट जब हमने फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो हमने इसको एम्प्लॉय को क्या किया, आगे तोड़ दिया टेक्नीशियन, इंजीनियर और अकाउंट्स टेबल बना के। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसका स्पेशलाइजेशन कर दिया। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये कैसी अप्रोच है, ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। हम क्या करते हैं, हायर लेवल की एंटिटी को, जैसे कि यहाँ एम्प्लॉय था, उसको जो है सब एंटिटीज में डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए ये कैसी अप्रोच है, टॉप डाउन, जबकि जनरलाइजेशन कैसी थी, बॉटम अप। अब जो अपने पास में नेक्स्ट आता है वो आता है एग्रीगेशन। तो ये जस्ट अपोजिट है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन में हमने क्या किया था कि एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के डेटा को क्लासिफाई करके और नए एंटिटी, सब एंटिटीज हमने बना दी थी। एग्रीगेशन में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट कर देंगे किसी एंटिटी के वर्क के आधार पर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे, हमारे पास में एक एंटिटी थी मैनेजर और एक एंटिटी थी एम्प्लॉय। ठीक है, और मैनेजर क्या करता था, उसके पास में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हुए अलग अलग एम्प्लॉयज को मैनेज करने का काम करता है। तो एम्प्लॉय जो है अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो मैनेजर केवल जो है वो एम्प्लॉयज को ही मैनेज नहीं करता, वो प्रोजेक्ट को भी मैनेज करता है। तो अब हमने क्या किया कि डेटा को कंबाइन किया, मैनेजर के डेटा को एम्प्लॉयज के डेटा और प्रोजेक्ट के डेटा के साथ में कंबाइन करके एक रिलेशनशिप बनाई, मैनेज। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये क्या कहलाएगा, एग्रीगेशन। थोड़ा कंफ्यूजन बन रहा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने एक्सेल के अंदर जो है फार्मूला देखे होंगे, काउंट, सम, एवरेज और मैक्स और मिन, देखें। तो वहां पे क्या था कि आप देखते हो कि अलग अलग रो में अलग अलग, सॉरी, एक कॉलम के अंदर अलग अलग वैल्यू का डेटा जो है अलग अलग सेल के अंदर पड़ा है। अब उसमें जब हमें काउंटिंग करनी हो तो हम काउंट फंक्शन काम में लेते हैं। तो एक अलग, आप इमेजिन करें कि वो जो सेल्स हैं वो अलग अलग एंटिटीज हैं, और जो आपने काउंट करके जो आपके पास में जो वैल्यू आई है वो क्या हुई, एक एग्रीगेट एंटिटी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एग्रीगेशन को समझ सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद, आपने नोट डाउन कर लिया होगा नोट्स को। अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं तो आप फीडबैक फॉर्म भर लें, हम जल्दी ही आपके अनुरूप सुधार करेंगे।